नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खंबा गणी, वड़क्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपके होस्ट गायत्री देवी। हमारे साथ जुड़े हैं अवनीश प्रियन शर्मा सर। आज एक अभिषेक बैनर्जी का सर वीडियो बहुत वायरल हो रहा है और उस वीडियो का वायरल होने का मतलब ये निकाला जा रहा है कि अब ये चहक दहक कर थोड़ा शेव वेव करा कर वापस उतर आए हैं मैदान में सेंटर को घेरने के लिए। उसके साथ साथ कल जब फाल्टा चुनाव हारे हैं ये लोग, तो ममता बनर्जी जो सोशल मीडिया पे उतरना अपनी शान और शौकत के खिलाफ समझती थी, फेसबुक पर उतर कर लाइव कर रही हैं। क्रिश्चियन मिशनरीज के साथ ये नजर आती हुई महिला मतलब अच्छा, पहले तो इनको बांग्लादेशी भाई लोग, लुंगी छाप लोग बहुत पसंद आते थे। आज के डेट में अब इनको क्रिश्चियन मिशनरीज बहुत पसंद आ रहे हैं। और उधर मार्को रूबियो ताजमहल पहुंचे हुए तो थू थू बक बहुत बखूबी तरीके से हो रही है। बहुत सारे मुद्दे हैं पर सारे के सारे वेस्ट बंगाल के आसपास। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो ओवर टू यू। अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। नमस्ते गायत्री जी। सभी दर्शकों को भी प्रणाम। देखिए गायत्री जी, बंगाल को बार बार मैं जो कहता था कि आप ये कतई ना सोचें कि किसी और दूसरे राज्य की तरह बंगाल का एक विधानसभा चुनाव हो रहा है ना। और बंगाल में केवल ममता बनर्जी थोड़ी ना हारी हैं। और आपने अभी कहा कि अभिषेक बनर्जी टिप टॉप होके कैमरे के सामने, ठीक। ममता बनर्जी फेसबुक पर यानी सोशल मीडिया पे। तो दरअसल ममता बनर्जी की राजनीतिक हैसियत वजूद अब या तो केवल सोशल मीडिया पर कैमरे के सामने बची है बंगाल में, और या तो जब तक सांसद हैं, मैं कह रहा हूं, फिर आई एम रिपीटिंग इट, जब तक सांसद हैं तब तक संसद के परिसर में या दिल्ली में कैमरों के सामने उनके भाईपो। तो ये यथार्थ है। लेकिन जरा इसकी पड़ताल करिए, उसके बाद आपको ये सब कुछ समझ में आ जाएगा कि वो क्यों बीएसएफ पर सवाल उठा रहे हैं, वो क्यों बांग्लादेशी घुसपैठियों को अब बचा नहीं रहे हैं। ये कह रहे हैं कि सेंटर क्या कर रही थी, बीएसएफ क्या कर रही थी, पहले फलाने इस्तीफा दें, ठिकाने इस्तीफा दें। वो वीडियो मैंने भी देखा है, दर्शकों ने भी देखा होगा। क्या ये तृणमूल केवल हारी है? नहीं, मैं याद दिला रहा हूं कौन कौन हारा है। तृणमूल एक पार्टी के तौर पर हारी है, उसकी सरकार नहीं रही। जैसा कि किसी भी विधानसभा चुनाव में होता है या किसी भी चुनाव में होता है। हमारे यहाँ का तो यही है ना, यूपी में सरकार बदल गई, बिहार में सरकार बदल गई, चुनाव हुआ वहां सरकार बदल गई, 2014 में केंद्र में सरकार बदल गई। लेकिन ट्रम्प साहब ने नरेंद्र मोदी को बधाई क्यों दी थी वेस्ट बंगाल की जीत पर? और अब जब एक अमेरिकी लाट साहब का दौरा चल रहा है तो वो सबसे पहले कलकत्ता पहुंचते हैं और वहां पर जाके क्या टेरसाबाजी करते हैं। अमेरिका जो ये टेरसाबाजी करके ये जो संकेत देने का असफल प्रयास उसने किया। और अच्छा, आप कलकत्ता गई हैं? इधर गई हैं हाल फिलहाल के कुछ सालों में, जब से तृणमूल की सरकार? लास्ट ये थी 2012। ठीक। तृणमूल की सरकार के दौरान अगर आप पूरे वेस्ट बंगाल के सरकारी इमारतों का कलर देखिए, पुल की रेलिंग देखिए, डिवाइडर्स देखिए, दर्शकों जरा खोज के देखिएगा, सफेद और नीला, ये टेरसाबाजी है। आप जरा उस व्हाइट और ब्लू साड़ियों और कलकत्ता सहित पूरे वेस्ट बंगाल को सफेद और नीले रंग में रंग दिया जाना, आप सोचें खेल वहां क्या चल रहा था और क्यों अमेरिकी राष्ट्रपति ने बधाई दी। वो बधाई नहीं थी, वो ये था कि यारा तूने तो हमारा ये जिगरा भी तोड़ दिया, ये अड्डा भी तोड़ दिया। लोगों ने नौसैनिक अड्डों और सैन्य अड्डों के बारे में कि फलाने का फलानी जगह पर सैन्य अड्डा है। दरअसल वेस्ट बंगाल कन्वर्जन का, भारत को तोड़ने का, डिसमेंटलिंग इंडिया उसका बेस था। और एक नहीं, वहां भारत के तमाम ऐसे दुश्मनों को बाकायदे जगह दी गई थी। और ये केवल अकेले ममता बनर्जी की उपलब्धि नहीं है, ये क्रम शुरू होता है पिछले 50 सालों से, जब वहां पर लेफ्ट की सत्ता आती। और लेफ्ट की सत्ता बाकायदे वेस्ट बंगाल में लाई गई थी। जरा दर्शक इतिहास उठा के देखें, जब 25 साल कांग्रेस की सरकार के बाद
उसे हटाया गया सत्ता से, तो 2 से ढाई साल का एक ऐसा दौर था गायत्री जी, दर्शकों को चाहिए उसको गूगल करके पढ़ें, बंगाल की राजनीतिक हिस्ट्री, जिसमें एक सरकार आई, नहीं चली, फिर चली गई, फिर वहीं पर उदय होता है ज्योति बसु का, और ज्योति बसु के उदय के साथ ही वहां धीरे 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 ठीक उसी तरह जिस तरीके से अभी ईस्ट पाकिस्तान और बांग्लादेश में यूनुस की पोजीशनिंग की गई थी, ये काम सबसे पहले किया आज के 50 साल पहले अमेरिका ने। 34 इयर्स में सनातन और हिंदुत्व के जागरण वाले उस बंगाल का क्या हाल किया, ये सब हमारे सामने है। 34 साल में लेफ्ट ने ये काम किया। ममता बनर्जी केवल रेजिम चेंज के जरिए वहां आई थी। ममता बनर्जी भी उन्हीं विदेशी एजेंसियों की कठपुतली, इसके अलावा और कुछ नहीं। फिर आप याद कीजिए किस तरीके से मदर टेरेसा की मार्केटिंग की गई। दूसरे तौर पर वेस्ट बंगाल और असम, उनको गेटवे बना के किस तरीके से सेवन सिस्टर्स के पूरे उसको क्रॉस से रंग देने का प्रयास किया गया। और उसके बाद शेख हसीना की सरकार किस बात पर जाती है कि एक वहां पर क्रिश्चियन स्टेट क्रिएशन में वो बाधा बनी कथित रूप से, और उसके बाद उनका रेजिम वहां पर समाप्त करा दिया जाता है। आपने बंगाल में किस पर जीत हासिल की है, जरा वो लिस्ट बनाए दर्शक। ममता बनर्जी के तृणमूल की सत्ता चली गई, पहला। आपने वहां पर बांग्लादेशी बेस खत्म किया है। ये क्या ऐसे ही हो रहा था कि ममता की हार के बाद बांग्लादेश के मौलाना कह रहे थे, वो सीरियसली था, वो कोई मजाक और ये नहीं था। हमारे यहाँ उसके मजाक उड़ाए जा रहे थे कि ये देखो मुल्ले ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, कि ममता आप दिल्ली से लड़ जाओ, ममता आप उससे लड़ जाओ। ममता को जैसे ही ये पता चला, 4 जून से पहले आप याद कीजिए ममता की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें ममता ने ये कहा था सेकेंड फेज की पोलिंग होने के बाद, अब मैं आजाद पंछी हूं, मैं इस्तीफा नहीं दूंगी। ये तो उन्होंने तब कहा, लेकिन उससे पहले वो कह चुकी थी। रैलियों में उन्होंने कहा था कि न सिर्फ हम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को आने से रोकेंगे, बल्कि हम दिल्ली में भी नरेंद्र मोदी की सत्ता उखाड़ के फेंक देंगे। क्यों? क्योंकि उनको ये पता था कि बंगाल से हम उखड़ रहे हैं और अब हमारे पास करने को केवल एक चीज है। क्यों? वो अपने मास्टर्स को संदेश दे रही थी कि अगर हम यहां हार जाते हैं तो आप चिंता मत करो, हम दिल्ली में जाके वो काम करेंगे। अभिषेक बनर्जी का वीडियो यही कह रहा है। अभिषेक बनर्जी जब आज ये पूछ रहा है कि बीएसएफ क्यों नहीं रोक पाई घुसपैठ, तो इसके पास इस बात का जवाब है क्या कि तुम्हारी बुआ ने जमीन क्यों नहीं दी, तुमने जमीन क्यों नहीं दी? वो जमीन जो पहली कैबिनेट बैठक में शुभेंदु अधिकारी दे देते हैं, और तो और छोड़ो, अभी इस पर तो दर्द निकल के बाहर नहीं आ रहा। ये कोई छोटा डेवलपमेंट नहीं है। चिकन नेक के पूरे एरिया को सेंटर को सौंप देना ये छोटा डिसीजन नहीं है, फोर्ट्रेस बना बहुत बड़ा निर्णय है। अभी इस पर मवाद आना शुरू होगा। तो आप ये सोचें कि आपने बंगाल में, बंगाल के मतदाताओं ने हमको, आपको, शेष भारत को, हमारे ये चर्चा देख रहे हमारे दर्शकों कितना बड़ा गिफ्ट दिया है। और कहां कहां आप जीते हैं। आपने जिहादियों से जीत पाई है, आपने घुसपैठियों से जीत पाई है, आपने क्रिश्चियन मिशनरियों पर जीत पाई है, आपने कन्वर्जन के उस पूरे खेले पर जीत पाई है जिसके लिए तैयार कर लिया था। और वहां पर 50 से अधिक सालों से भारत के विरोधी काबिज थे, लेफ्ट के माध्यम से और उसके बाद ममता बनर्जी के माध्यम से। वो बड़ा सपना टूटा है। देखिए, राजनीति में राजनीति करने वाले लोग जो होते हैं वो अच्छी तरह जानते हैं, नेताओं को इससे फर्क नहीं पड़ता बहुत ज्यादा। मैं बता रहा हूं आपको कि एक चुनाव हार गए, 2 चुनाव हार गए, बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है नेताओं को। सच बताऊं, राहुल गांधी को भी 2014 में हारने के बाद, जरा हार के बाद जब उनकी माताजी के साथ आए थे राहुल गांधी बाइट देने, तो जरा वो बाइट खोज के देखिएगा। सोनिया गांधी गंभीर थी, वो बात कर रही थी, पीछे खड़े राहुल मुस्कुरा रहे थे अपनी जेब में हाथ डाले हुए। तब वो कुर्ता पहना करते थे, टी शर्ट वाला नहीं। तो उनको ये पूरे जो लुटियन का पूरा गैंग और पूरा कांग्रेस का इकोसिस्टम था, उसको ये लगा 2014 में कि ठीक है यार, एक 5 साल आ गई, नो इशू,
2019 में फिर हम वापस आ जाएंगे। 2019 में जब भारत के मतदाताओं ने ये कंटिन्यूटी दे दी, तब से राहुल गांधी ज्यादा पर्सनल हमले कर रहे हैं। आप ध्यान दीजिए, नरेंद्र मोदी पर राहुल गांधी, क्यों? क्योंकि अब उस राहुल गांधी नाम के नेता को ये पता लग गया है कि ये यार एक रिजीम दो रिजीम की बात नहीं है। अब ये एक ऐसा ट्रैक तैयार हो रहा है जिस ट्रैक पे हमारे खानदान का भी रिकॉर्ड टूट सकता है कि भारत में 65 साल कांग्रेस की सत्ता रही, और आज मैं कहता हूं ईश्वर जो भी उम्र देगा उसी के अनुसार हम आप सारे लोग यहाँ जीवन बिताएंगे। लेकिन हम रहें चाहे ना रहें, यह रिकॉर्ड अब तक जो कहा जाता कि 65 साल कांग्रेस ने राज किया, ये रिकॉर्ड भारतीय जनता पार्टी तोड़ेगी। नेता कौन होगा वो भविष्य जाने, भाजपा जाने। अब मैं आता हूं बंगाल पर वापस। अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी भी ये जानते हैं कि बंगाल ने जब भी किसी को सत्ता से बाहर किया है तो पहला तो उसको वापस नहीं आने दिया है, और लंबे समय तक सत्ता में रखा है, और एक बार जब हटाया है तो फिर वापस नहीं आने दिया है। कांग्रेस के कभी वापस आई? लेफ्ट गई, लेफ्ट का आज वजूद कहां है? वापसी की तो बात छोड़ दीजिए। ममता बनर्जी यह जान रही हैं कि वेस्ट बंगाल ने सबसे कम समय अगर 15 साल मुझको दिया तो ये 30-35 साल का मामला है जो शुभेंदु अधिकारी के माध्यम से वेस्ट बंगाल में आया है। ये जो परमानेंसी लंबी है उसमें उनकी अपनी राजनीति अब समाप्त है। जिस महाप्रोजेक्ट पर 50 सालों से भारत के दुश्मन लगे हुए थे वो धराशायी हो चुका है। इसलिए ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी जैसे लोगों का दर्द और समस्याएं वहां से शुरू होती हैं। उनको इस बात की परवाह नहीं है, अब उनको इस बात की परवाह है कि हमारा तो राजनीतिक जीवन ही समाप्त है। और ये आज मैं कह रहा हूं, ममता बनर्जी की उम्र हो चुकी है, दीर्घायु करे ईश्वर से मेरी कामना रहेगी। लेकिन ये मैं अपनी इच्छा से नहीं कह रहा, ये मैं बंगाल के मतदाताओं के भरोसे ही कह रहा हूं कि भाई वो नहीं ऐसा करते। इसलिए बंगाल में आपने एक अंतर्राष्ट्रीय युद्ध जीता है। जिस समय हम लोग बात कर रहे हैं, कल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सभी डीएम और एसएसपी की टेलीकॉन्फ्रेंसिंग से एक मीटिंग की, और अब जब बकरीद पर कुर्बानी कायदे से नियम के अनुसार करना, नमाज जो है वो सार्वजनिक नहीं पढ़ना सड़कों पर, इस पर बात हो रही है। उसी के साथ क्या हुआ है साहब, 80 बीघे का बकरीद का गिफ्ट दिया है योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में। उसी संभल में जहां हमें कुएं मिले, जहां हमें बावड़ी मिली, जहां हमें महादेव मिले, वहीं पर एक झील जो कि 200 बीघे की थी, उसके 80 बीघे पर कब्जा किया जा चुका था, जिसके 22 वर्ग उस पर बीघे पर एक बाकायदे वहां पर मकबरा तामील था, उसको ढाया है। 80 बीघा वो झील की जमीन वापस लिया है। अब संकेत उसके बाद एक मौलाना आता है, वो कहता है साहब देखिए हमें ऐसी पार्टी नहीं चाहिए जो हमको उकसा के सड़कों पर उतरवा दे, उसके बाद हमारे पीछे लठ बज जाए पुलिस के, 4 केस हो जाए, मुकदमे हो जाए, फिर हम लड़ते रहें, वो अपनी राजनीति करें। ममता बनर्जी के साथ भी यही हुआ है। और एक बड़ा इंटरेस्टिंग फिगर सामने आ रही है, मैं चाहूंगा कि दर्शक जरा जाएं उसको भी खोजिएगा। फाल्ता में जितने हिंदू मतदाता हैं ठीक उतना ही मत भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को मिला है। इसका क्या अर्थ है? क्या हिंदू वोट बैंक तैयार हो रहा है इस देश में? नहीं, हिंदू केवल अपने विषयों को लेके, अपने मामलों को लेके कंसर्न हुआ है, बस इतना है। इसलिए बंगाल का रिजल्ट न सिर्फ एक विधानसभा की लड़ाई थी बल्कि यह देश की लड़ाई थी। और मैं सच कह रहा हूं, बंगाल के इस निर्णय ने भारत के उस बॉर्डर को, आप याद कीजिए पाकिस्तान के उस जनरल ने कहा था ना कि इस बार हमला हम इस तरफ से करेंगे, वहां पर चाइना का इंटरेस्ट आप देखिए, वहां पर आप अमेरिका का इंटरेस्ट देखिए, वहां पर आप पाकिस्तान का इंटरेस्ट देखिए, और खुद बांग्लादेश जिसके कट्टरपन को वापस लिया जा रहा है। और कभी बांग्लादेश हमारा मित्र नहीं था, शांत देश नहीं था। लोग कहते हैं साहब अब हिंदुओं पर अत्याचार बढ़ा है, उठा के इतिहास देख लीजिए, शेख हसीना ही वहां की प्राइम मिनिस्टर थी, तब भी हिंदुओं के खिलाफ कितना अत्याचार हुआ है। इस शेख हसीना के जरा पिता को जान लीजिए,
डायरेक्ट एक्शन डे का असली नायक। जब से तारिक रहमान सत्ता में आए हैं तब से तकरीबन 200 हिंदुओं को मारा गया है। और अभी मैं जो वही कह रहा हूं, कभी नहीं रुकी, हिंदू हत्याएं कभी नहीं रुकी। इसलिए बंगाल ने दरअसल ममता, अब बंगाल हार के बाद आप ममता बनर्जी को एक नेता के रूप में न देखें, एक विदेशी एजेंट के रूप में देखिए। भाईपो भी उसी पेरोल पे है। राहुल गांधी जैसी एक दबी हुई शख्सियत जो कि सर, राहुल जैसा ही काम कर रही है, वो आपको अभिषेक में दिखाई देना शुरू होगा। जी सर, यहाँ पे मैं कुछ एक पॉइंट्स कनेक्ट करने की बात कहूंगी, आप बताइएगा अगर मैं ज्यादा नहीं सोच रही हूँ तो। मार्को रूबियो आए हैं भारत, पहले गए ममता बनर्जी से मिलने के लिए, सॉरी ममता बनर्जी के साथ अपॉइंटमेंट था, पर ये सोच के था कि वो जीत जाएंगी, फिर वो उन्होंने प्रोग्राम चेंज कर लिया जब देखा कि वो हार गई हैं। शुभेंदु अधिकारी ने उनको मौका नहीं दिया, क्रिश्चियन मिशनरी से मिलकर आए, फिर गए दिल्ली, वहां पे मोदी जी को रिझाने की बड़ी कोशिश की। मोदी माई ग्रेट फैन, ट्रंप का लाइव फोन पे बात करवाया, जब जयशंकर जी ने मतलब लिटरली ऐसे बिहेव किया कि ये तुम्हारी औकात नहीं है, हम तुमसे बात ही नहीं करना चाहते। मार्को रूबियो का वहां जाना कैलकटा, अब आज पहुंचे हैं ताजमहल। पॉइंट एक, ये हो गया एक कड़ी। दूसरी कड़ी, उधर से राहुल गांधी कह रहे हैं मुसलमान, अब माइनॉरिटी नहीं कहना है, अल्पसंख्यक नहीं कहना है, अब कहना है मुसलमान, ओबीसी, कास्ट, मुस्लिम्स के ऊपर ही सारा दामोदार चल रहा है। और रिमेंबर 1943 में जब ये, तब भी जब मुस्लिम लीग थी, उसके अंदर भी सेम तरीके से बात हुई थी, माइनॉरिटी नहीं बोलना है, अल्पसंख्यक नहीं बोलना है, क्या बोलना है, मुसलमान। 1943 और अब 2026, तब इन्होंने सेपरेट देश की मांग की थी, और आज देख लीजिए वेस्ट बंगाल में और बांग्लादेश की साइड से जमात दोबारा दूसरे देश की बात करनी शुरू हो चुके हैं। इज ही लेइंग द ग्राउंड अलॉन्ग विद ममता बनर्जी। तभी ममता बनर्जी फेसबुक पर आई है। ममता बनर्जी 3 कार्यकाल पूरी की हुई, आज तक कभी फेसबुक पे आई है वो महिला? आज तक कभी नहीं आई। दिस इज द वन ऑफ इट्स काइंड। पूरी जिंदगी बिता दी, पूरी जवानी बिता दी, हर चीज बिता दिया, कभी फेसबुक पे नहीं आई है। ये दूर दूर तक दिख रहे हैं, पर मुझे लगता है ये सब एक तार से जुड़े हुए हैं सब। जी देखिए, राहुल गांधी का झगड़ा भाजपा से नहीं, ये जो मुसलमान पर वो फोकस कर रहे हैं, राहुल गांधी बड़ी स्मार्ट पॉलिटिक्स कर रहे हैं। और मैं इस एक मामले में उनकी लगातार तारीफ करता हूं, मैंने कई जगह कई वीडियो में कहा है। राहुल गांधी इस देश के मुसलमानों को ये बता रहे हैं कि तुम्हारा अंतिम जगह तुम्हारी वो कांग्रेस के पास है। तुम उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह के साथ रहे, अच्छा है, उनको सत्ता दी। तुम बिहार में लालू के साथ रहे, तुम ममता के साथ बंगाल में रहे, तुम तमिलनाडु में स्टालिन के साथ हो, तुम केरल में फलाने के साथ हो, तुम हर जगह अलग अलग हो। लेकिन तुम्हारे लाख न चाहने के बाद तुम्हारी छाती पर मूंग दलते हुए 2014 से लगातार भारतीय जनता पार्टी की सत्ता सेंटर में रिपीट हो रही है, पहला फंडा। उसके बाद कांग्रेस का रिवाइवल अगर राहुल गांधी को कहीं से करना है तो उनको अपने उन मुसलमान परंपरागत वोटर्स को अपने पास लाना है। यह खेल राहुल ने गठबंधन करके इंडी अलायंस की सो कॉल्ड गठबंधन के तहत ये का एजेंडा राहुल गांधी लेके चल रहा है। आप बिहार का चुनाव देखिए, उन्होंने तेजस्वी की हार सुनिश्चित की। उसके बाद उन्होंने पश्चिम बंगाल में हर सीट पर अपना उम्मीदवार खड़ा किया और मतों का प्रतिशत, और अभी जो फाल्ता का चुनाव हुआ है उसमें सीपीएम को जितने मत मिले हैं उसके बाद कांग्रेस को 10,000 से ऊपर मत मिले हैं फाल्ता में। वो फालतू नहीं है मत, शाहजहां शेख से ऊपर है कांग्रेस का कैंडिडेट। राहुल गांधी दरअसल विपक्ष से लड़ रहे हैं इस समय। वो ममता बनर्जी से लड़ रहे हैं, मेरा मुसलमान मुझे दो। इससे पहले उन्होंने बिहार में तेजस्वी से ये लड़ाई जीती कि मेरा मुसलमान मुझे दो। 2027 के रण में वो उत्तर प्रदेश में आएंगे। और मैं आज भी कह रहा हूं, तमाम लोग कह रहे हैं कि शायद गठबंधन नहीं होगा कांग्रेस और सपा के बीच, लेकिन मैं इससे पहले भी कहता रहा हूं, एक बार फिर दोहरा रहा हूं कि गठबंधन होगा। सपा और कांग्रेस एक साथ चुनाव 2027 का लड़ेंगे उत्तर प्रदेश के विधानसभा का। लेकिन उसके बावजूद भी राहुल गांधी
अखिलेश यादव और सपा की हार सुनिश्चित कराएंगे। वो केवल इस समय पॉलिटिकल मैसेजिंग कर रहे हैं कांग्रेस की तरफ से मुसलमानों को। तो पहला तो राहुल गांधी की लड़ाई भाजपा और नरेंद्र मोदी से नहीं है। जरा इस हकीकत को इसलिए मैं कह रहा हूं, ऐसा नहीं है कि मेरा मन आया तो मैं कह दे रहा हूं। भाई, राहुल गांधी और उनका पूरी पार्टी, उनका पूरा इकोसिस्टम ये जानता है अच्छी तरह से कि राजनीति करके इलेक्शन में नरेंद्र मोदी को वो नहीं हरा सकते। इसलिए वो कभी बांग्लादेश, कभी नेपाल, कभी देश, कभी दैट, कभी काकरोच, कभी मच्छर, कभी छिपकली, कभी जो कुछ भी है, इस तरह का प्रयास होता है। इस देश का विपक्ष ये जान रहा है। अब राहुल गांधी फिर इस लगे हाथ क्या करना चाहते हैं? वो क्यों ना अपनी पार्टी को एक बार वापस से पटरी पर लाने का प्रयास कर रहे हैं। मुसलमानों को कांग्रेस अपने पास इकट्ठा करना चाह रही है, इसीलिए वह क्रम पूरा दिखाई देता है। लेकिन इस सबके बीच में जो संतोष की बात यह है कि जिस तरीके से बंगाल में नारा क्या चल रहा है इस समय, हिंदू हिंदू भाई भाई, तेल लेने गया हिंदू मुस्लिम फलाने फलाने भाई भाई, खत्म। क्यों? क्योंकि जिस बंगाल के मतदाताओं ने अपने लिए जो नेता चुना है, शुभेंदु अधिकारी, वो कहता है कि हमको जिसका वोट मिला है हम उसी का काम करेंगे। आपको पता है, भवानीपुर में सारे वार्ड में शुभेंदु अधिकारी ने अपना कार्यालय खोला है, जहां उनका प्रतिनिधि बैठेगा, जनता की समस्याएं सुनेगा। 72 नंबर वार्ड, जहां की डेमोग्राफी बिल्कुल उलट है, जहां शुभेंदु कहे कि मुझे एक वोट नहीं मिला है, मुसलमानों ने एक मत नहीं दिया है मुझे, न भवानीपुर में दिया और न नंदीग्राम में दिया। शुभेंदु अधिकारी ने 72 नंबर वार्ड भवानीपुर में अपना ऑफिस खोला ही नहीं है। मैंने यही कहा कि हिंदू केवल अभी हिसाब नहीं कर रहा है, अभी तो हिसाब शुरू हुआ है। हिंदू केवल इस देश में अपने लिए स्वतः संज्ञान, केवल केवल स्वतः संज्ञान लिया है कि यार हम भी हैं, और उसका ये नतीजा है। तो आगे आने वाले आप दिनों में देखोगे कि मैं तो एक और आपको बात कह रहा हूं, बहुत जल्दी आपको ये दिखाई देगा 2029 से पहले। कुछ लोगों को अगर ये लग रहा हो कि टीएमसी टूट जाएगी या अमित शाह या नरेंद्र मोदी टीएमसी तोड़ देंगे, टीएमसी तोड़ने के बाद इनके सांसद आ जाएंगे, नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी बंगाल को हमें साधुवाद देना चाहिए कि उसने तोलाबाजी और वो पूरा जो गैंग ट्रांसफर होता था लेफ्ट से, जैसे ममता में हुआ, इसने पहला प्रयास किया था। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूंगा भाजपा बंगाल को कि उन्होंने बड़े नेताओं का तो छोड़ दीजिए, कतार लगाए बैठे हैं, पूर्व मंत्री कतार लगा के बैठे हैं, हारे हुए विधायक कतार लगा के बैठे हैं। इशारा हो जाए तो इनके विधायक दल में बहुत बड़ी टूटन हो सकती है, जिसकी कोई आवश्यकता नहीं है बीजेपी को। तो बड़े नेताओं को तो आप किनारे कर दीजिए गायत्री जी। बंगाल भाजपा ने सामान्य सदस्यता बंद कर रखी है बंगाल में। आज ये चौथा दिन है, 4 दिन पहले बंगाल भाजपा ने बाकायदे ये निर्णय लिया कि पार्टी की सदस्यता अगर बंगाल में कोई लेना चाहता है तो अभी फिलहाल नहीं ले सकता। मैं सामान्य मेंबरशिप की बात कर रहा हूं। जी, ये मैं स्थिति है। मैं वापस आऊंगी सर अभिषेक बैनर्जी पे, और एक बार व्यूअर्स को मैं सुना दूं। आप जब बात कर रहे थे तो मेरा मन था कि मैं एक बार सुना देती, वो वक्तव्य बहुत जरूरी था। और वहीं से एक और डेवलपमेंट हुई है, आई होप उसका साथ दें जो डेवलपमेंट आई है, क्योंकि सबसे पहले रोना भी यही चालू करेंगे। मैं जानबूझ के यहाँ सुना रही हूँ, मैंने आपको फॉरवर्ड जो किया था। अगर बाहर से कोई आदमी आया है, ऑडिबल, वो आपका घर से तो कूद के मेरा घर नहीं आया होगा, वो बांग्लादेश का बॉर्डर होते हुए इंडिया में आया हो, तो बॉर्डर का जिम्मेदार कौन है? बीएसएफ है, जिसके अधीन है, गृह मंत्रालय के अधीन है। तो पहले अमित शाह रिजाइन करे, बीएसएफ के चीफ रिजाइन करे, आईबी के चीफ रिजाइन करे, फिर ये सवाल उठाए। भाई आप जो कह रहे हो वो तो सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी है। आप कह रहे हो बांग्लादेशी घुस गया, तो घुसाया तो आपने ही है भाई। ये तो ऐसा बात नहीं है कि बंगाल से बिहार चले गए या बंगाल से झारखंड चले गए, या तो बॉर्डर। आपने इसका जवाब दे दिया था, पर अब इन्हीं की सलाह मानते हुए मैं इमेजिनरी इनको कह रही हूँ। शुभेंदु अधिकारी ने डीएम्स की एक मीटिंग बुलाई है, काफी बड़े वर्ग पे बुलाई थी,
और सभी को डिपोटेशन सेंटर्स खोलने के लिए आदेश दे दिए गए हैं। ये 12 घंटे पहले की घटना है सर, आपने भी सुना होगा जी। बिल्कुल। हर जिले में एक डिटेंशन कैंप बनाया जाएगा, क्योंकि बीएसएफ को सौंपना है और उनको वापस भेजना है। लेकिन इस मौके पे मुझे एक बड़ी मजेदार चीज याद आई हेमंता विश्व शर्मा की। हेमंता विश्व शर्मा ने बड़ा खुल के ये स्वीकारा एक मीडिया से चर्चा करते हुए कि भाई हम इनको रात में ढुका देता है, मौका देख के रात में ढुका देता है। फिर उन्होंने बताया सीरियसली कि दरअसल ढुका जो देता क्या होता है सर? पहले तो वर्ड ही ढुका बहुत फनी मतलब है। घुसा देता है, अच्छा, घुसा देता है। तो उन्होंने ये कहा, ये पूछा जा रहा था कि भाई कैसे आप डिपोर्ट करते हैं उनको बांग्लादेशियों को? बोले देखो ऐसा है कि अगर हम उनको गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट अगर करें तो बड़ा लंबा मामला होता है। हमारे विदेश मंत्रालय वो संपर्क करेगा, फिर बांग्लादेश के इस बात का हमको इंतजार करना पड़ेगा कि पहले वो स्वीकारे कि ये जो 150 यहाँ पर डिटेंशन कैंप में हैं हमारे, ये हमारे नागरिक है, सिटीजन है, तब फिर वो उनको डिपोर्ट करने की प्रक्रिया आती है। बोला वो बड़ा झमेला वाला रहता है। तो बोले कैसे करते हैं फिर आप? पूरा तरीका बता दिया उन्होंने। मैं बता रहा हूँ आपको, उन्होंने कहा कि ऐसा करते हैं, हमारा बीएसएफ वाला लोग और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन वो इनको पकड़ लेता है और पकड़ के उनको ले जाता है, एक जगह रखता है। उसके बाद कभी-कभी 1 हफ्ता, कभी-कभी 10 दिन, कभी-कभी 12 दिन, 15-15 दिन भी होता है, इनको बिरयानी खिलाते हैं, चावल खिलाते हैं हम। उसके बाद इंतजार करते हैं कि बांग्लादेश बॉर्डर पर उनके सैनिकों की कोई हरकत अगर जिस दिन नहीं हो रही होती है, तो मौका देख के हम इनका गला पकड़ के ढुका देते हैं। कहते हैं जाओ। उत्तर प्रदेश में भी डिटेंशन कैंप बने। आपको पता है, जब ऑपरेशन सिंदूर हो रहा था उससे काफी पहले, जब यहाँ पाकिस्तानी नागरिक और तमाम, दरअसल यह प्रक्रिया 2 तरह से चलती है। इसको आप टेक्निकली समझना पड़ेगा दर्शकों को। अति उत्साह में हम कहे, इसीलिए हमको निराशा होती है और बहुत सारे राष्ट्रवादी भी पूछना शुरू कर देते हैं, अरे तो निकाला कितनों को, अभी तक निकाला नहीं। भाई साहब वो प्रक्रिया इतनी आसान नहीं है। उसके लिए कई तरह के मॉडल अपनाने पड़ेंगे और हमें खुश होना चाहिए कि शुभेंदु अधिकारी कहते हैं, चुनाव के दौरान कहते हैं कि हम हेमंता मॉडल यहाँ लागू करेंगे, हम योगी मॉडल लागू करेंगे। योगी मॉडल अब लागू होते हुए देख रहे हैं। इस समय जब आप ये वीडियो देखेंगे तो जरा गूगल कर लीजिएगा। कलकत्ता में टीएमसी के मजहबी गुंडों की 3 8 मंजिला इमारत गिराई जा चुकी है। सुबह 8 बजे वहां बुलडोजर पहुंच चुके थे। अभी नई कंस्ट्रक्ट बिल्डिंग है और चिंता जानते हैं प्रशासन वहां किस बात की कर रहा है? इस पर भी मुस्कुराना बनता है। चिंता इस बात पर हो रही है, इस पर नहीं हो रही है कि कैसे गिराएंगे, कोर्ट इंटरवेन न कर दे, वहां से इस पर नहीं हो रही है चर्चा। इसके लिए भी योगी को धन्यवाद देना पड़ेगा, मैं अभी बताऊंगा। वहां चिंता अधिकारियों को इस बात की हो रही है कि भैया ये आसपास वाले बेचारे घर कैसे बचाए जाए, इनको तो गिराना ही है। तो एक नए तरह की चर्चा। अब मैं अभी कहा कि आपको जो योगी मॉडल का बुलडोजर वहां धड़कता हुआ, दंदनाता हुआ दिखाई दे रहा है घंटों के बाद, जैसे ही उन्होंने शपथ लिया उसके बाद से आपको लगातार दिख रहा है। भाई वकीलों की वो फौज कहाँ है जो जाके सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए तैयार खड़ी हो जाती थी कि अरे बचाइए बचाइए, वहां इतनी प्रॉपर्टी जा रही है, गिर रही है। बांद्रा का केस ले लेते हैं, वहां मस्जिद से लेके और पूरी चीज कोर्ट में क्यों नहीं जा रहे हैं? आपको इस मतलब दर्शकों हमें इस पर जरा चकित होना चाहिए ना। अभिषेक मनु सिंघवी कहाँ हैं? ये तमाम लोग कहाँ हैं? वो क्यों नहीं जा रहे कोर्टों में? इसके लिए आपको योगी आदित्यनाथ का धन्यवाद करना पड़ेगा। और मैं ये पहली बार नहीं कह रहा, मैंने लगातार कहा है। योगी के बुलडोजर मॉडल के खिलाफ जब 16-17 याचिकाएं एक साथ क्लब करके सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही थी, सेक्टर 16 के मीडिया वालों ने उस दिन क्या ब्रेकिंग बनाया था गायत्री जी? थम गया योगी का बुलडोजर, खींच ली चाबी सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा थम योगी गया। के बुलडोजर से। यही था। मैंने उसी दिन कहा था, अरे आपने मैंने पगलों, फॉलो किया था। एक दिन पछताना पड़ेगा तुम्हें। योगी ने पूरे देश में बुलडोजर चलाने का मार्ग प्रशस्त किया और सुप्रीम कोर्ट को 7 पेज की गाइडलाइन बनानी पड़ी कि ये गाइडलाइन है, इसको फॉलो करो और बुलडोजर चलाओ। तभी मैंने कहा था
कि कल को केरल जैसे स्टेट में अपने पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट के न चाहते हुए भी अगर कोई डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट चाह ले तो सुप्रीम कोर्ट का 7 पेज का गाइडलाइन उठाएगा और बुलडोजर एक्शन शुरू हो जाएगा। यही वजह है कि वो 7 पेज का बुलडोजर गाइडलाइन जो योगी आदित्यनाथ के जरिए सुप्रीम कोर्ट ने बनाया, वो आपको बंगाल में गरजता दिखाई दे रहा है। इसी तरह शेष भारत में लगातार गरजेगा और कोई कोर्ट जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा है। ममता बनर्जी ने एक दिन कोर्ट में फ्रॉड किया, इनका रजिस्ट्रेशन सस्पेंड है, सरेंडर्ड था, उसके बाद भी ममता बनर्जी फेसबुक लाइव तुरंत खत्म करके कलकत्ता हाई कोर्ट क्यों नहीं जाती? चलिए मान लीजिए सड़कों पर भाईपो चोर और इनका ममता चोर के नारे लग रहे हैं तो इनको नहीं जाना चाहिए, बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है कलकत्ता में, नहीं जाना चाहिए इनको। कोर्ट क्यों नहीं जाती है? इनके वकीलों का पैनल क्यों नहीं जा रहा? वो कहाँ है कल्याण बनर्जी? क्यों नहीं जाता? वो लड़ते हुए दिखाई देना चाहिए। अभिषेक बनर्जी ने जो ये बीएसएफ पे गाना गाया है ना, कैटल स्मगलिंग का सीधा सीधा वो नेटवर्क ध्वस्त हुआ है जिसके जरिए अभिषेक बनर्जी की मोटी गाढ़ी कमाई होती। अभी तो मैं कह रहा हूं अभी हिसाब शुरू हुआ है। मैं तो बड़े आराम से इसे स्लो मोशन में देखना चाहूंगा। क्यों? क्योंकि बंगाल की समस्या इतनी लंबे समय से है कि बंगाल ने अपने लिए आगे आने वाले 20, 25, 30 साल के लिए सरकार चुनी है। बंगाल का समाज, बंगाल का मतदाता लाहे लाहे बैठ के उस फसल को काटते हुए देखना चाहता है। इसलिए हमें बंगाल में आराम से काम, क्यों? क्योंकि बंगाल में आपको इंटरनल सिक्योरिटी का काम करना है, डेवलपमेंट का काम करना है, सरकारी योजनाओं को लागू करना है, तो बांग्लादेश से बॉर्डर भी बचाना है। अमेरिका जिस तरीके से वहां इंटरेस्ट है, तो तमाम चीजें ऐसी हैं कि बंगाल में शुभेंदु अधिकारी अपने इस पहले टर्म में, और मैं अगले टर्म की अभी से बधाई देता हूं उनको, कि इस पहले टर्म में बंगाल की अपेक्षा जो थी उनसे उसको वो पूरा कर रहे हैं और बंगाल का जनमानस अपने निर्णय को एंजॉय कर रहा है। बाकी एक गिरोह जो कभी पार्टी था ही नहीं, वो अब फेसबुक लाइव करता हुआ दिखाई देगा। कल को हो सकता है कि हमारे आपके यहाँ मैसेज आए कि हमको आप अपने यहाँ गेस्ट के तौर पर बुला लीजिए और ममता बनर्जी से आप बात करने पर मजबूर हो। मैं समझ सकता हूँ कि आपके लिए कितना वो मतलब मुश्किल वक्त होगा कि गायत्री जी बैठ के ममता बनर्जी या अभिषेक बनर्जी से बात कर रही हैं अपने वीडियो पे। तो नहीं, ईश्वर ये दुख आपको कभी ना दे। मैं ये दिन ना दिखाना। नहीं, ईश्वर हम में से किसी को ये बुरा दिन ना दिखाए। तो कुल मिला के ये है कि बंगाल ने अपना एक रास्ता पकड़ लिया है और बंगाल से ये बेघर हो चुके लोग राजनीति वहां कभी करते नहीं थे, इसलिए इनका राजनीतिक नुकसान तो हुआ ही नहीं है। इनके गिरोह का नुकसान हुआ है, इनके धंधे का नुकसान हुआ है, भारत को तोड़ने के सपने का नुकसान हुआ है। जी। सो डेपुटेशन सेंटर्स आर रेडी हो चुके हैं, जैसा डिटेंशन सेंटर, डेपुटेशन सेंटर्स एक ही बात है। तबलीग जमात की एक बहुत बड़ी मीटिंग हो रही है हुगली में, जहाँ पे आप लाखों की संख्या में इन लोगों को देख सकते हैं तंबोड़ा बांध कर जाते हुए। उस पर कुछ एक डेवलपमेंट्स निकल कर आने वाली हैं, मैं उनकी वेट कर रही हूँ। अवनीश सर आप भी रखिएगा, क्योंकि तबलीग जमात में बहुत सारे लोग जो है वो बांग्लादेशीज हैं, नॉट भारतीय, और रोहिंग्याज हैं। तो क्वाइट सरप्राइजिंग कि अभी भी इनकी हो रही है तबलीग की जमात की मीटिंग। उसके साथ साथ ममता का फेसबुक, सर मैं इसको थोड़ा सा डीप स्टेट से भी देखती हूँ कनेक्टेड, वो मैसेज देने की कोशिश कर रही हैं बहुत लोगों को, बहुत सारी बातें बोलने की कोशिश कर रही हैं जो खुलेआम बोल नहीं सकती हैं, बट देखते हैं कितने दिन फटफड़ाएंगी। कुछ दिन में तो अपने आप ही जमीन पर आई जाएंगी। सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्टरनेट मीडिया। अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, मुझे मदद करना चाहते हैं, तो दिए हुए नंबर और यूपीआई पे आप मुझे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं, तो सभी के सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी महादेव, आई थिंक माय नेट इज लैगिंग अ बिट।